तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग फाइनल अकाउंट के विथ एडजस्टमेंट चैप्टर पर बात करेंगे। इसके पहले हमने आपको फाइनल अकाउंट के विदाउट एडजस्टमेंट वाले कॉन्सेप्ट पर 5 पार्ट वीडियो बनाए हैं। ये चैप्टर जो है विथ एडजस्टमेंट उसी का एक एक्सटेंशन है, यानी आपको इस चैप्टर को समझने के लिए पहले वाले चैप्टर विदाउट एडजस्टमेंट वाले फाइनल अकाउंट को जानना जरूरी है। अगर आपको वो नहीं आता है तो आप इस चैप्टर को नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए बच्चों, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज जाकर हमारे सारे 5 पार्ट वाले वीडियोस को, उस चैप्टर को पहले देख लो, अपने कॉपी पर बाकायदा आप बना लो, तो उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस वहां पर ठीक हो जाता है। तो आज वाले चैप्टर को आप फॉलो अप करना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखो बच्चों, अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले, देयर आफ्टर हम लेजर में उसे पोस्ट करते हैं और लेजर के बैलेंस से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और वही ट्रायल बैलेंस एक सोर्स बनता है जिससे हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। हमने अपने पहले वाले वीडियोज में यह बताया है कि ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम हैं उसमें से नॉमिनल अकाउंट के जो आइटम होते हैं, जिसे हम एक्सपेंसेस और इनकम बोलते हैं, उसके हेल्प से हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। हमने ये भी कहा था कि नॉमिनल अकाउंट को हम लोग ईयर के एंड में क्लोज कर देते हैं, उसे हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं और इसके लिए सारे नॉमिनल अकाउंट को हम ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक एंट्रीज के थ्रू ट्रांसफर कर देते हैं और उस एंट्री में ट्रेडिंग अकाउंट चाहे डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, सिमिलरली चाहे पीएल अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट हो रहा है, हम अकॉर्डिंगली ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट के लेजर में पोस्ट करते हैं। तो आप अगर उसको देख लेते हो हमारा वीडियो तो आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा। नाउ होता क्या है कि हम लोग एक्रूअल बेसिस पर अकाउंट्स बनाते हैं। एक्रूअल बेसिस का मतलब है कि सपोज हमने सैलरीज के नाम पर 50,000 पेमेंट कर दी है और ये ट्रांजेक्शन्स हमारे रिकॉर्ड होकर हमारे ट्रायल बैलेंस तक पहुंच चुके हैं। ट्रायल बैलेंस में अपीयर होने का मतलब है कि उसकी लेजर पोस्टिंग हुई है, उस वो जो अकाउंट है उसके लिए हमने जर्नल एंट्रीज बनाया हुआ है, यानी सारे प्रोसेस से होकर फिर ये ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहा है। हमने 50,000 का सैलरी वहां दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में, लेकिन हमें ईयर के एंड में ये पता चलता है कि एक्चुअली में हमने 60,000 यानी 60,000 का सैलरी देना था, लेकिन हमने 50,000 दिया है, तो 50,000 ही ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा, बाकी की रिमेनिंग 10,000 शो नहीं हो रहे। तो हम जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो हमें इन सब बातों को ध्यान में देना होता है कि कोई भी आइटम छूट नहीं पाए इस साल से रिलेटेड, इस साल के एक्सपेंसेस और इनकम, किसी भी तरह के और भी चीजें छूट नहीं पाए। तो चूंकि ट्रांजेक्शन्स हुए नहीं तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, हालांकि हमें रिकॉर्ड करना चाहिए ऐसे ट्रांजेक्शन को भी, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के बाद वैसे हर पॉइंट को कंसीडर करते हुए हम फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रांजेक्शन्स हो गए लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए, ये मिस्टेक होता है ना, तो उसकी वजह से भी वो फाइनल अकाउंट में नहीं आ पाता है, तो हम ट्रायल बैलेंस में नहीं आ पाता है, तो हम उसे एडिशनल इंफॉर्मेशन के थ्रू कंसीडर करते हुए फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। देखो, आपने ऐसे तो मैं आपको एक बार दिखाता हूं इसे करके। ये मैंने एक ट्रायल बैलेंस का फ्यू एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये पूरा कंप्लीट ट्रायल बैलेंस नहीं है, बल्कि ट्रायल बैलेंस के कुछ पॉइंट्स को मैंने यहां लिखा है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, ये भी एक एडजस्टमेंट है जिसे आपने विदाउट एडजस्टमेंट में ऑलरेडी कर रखा और इस पर हमने डिटेल्स में बात भी की थी, आज भी करेंगे बच्चों, ठीक है। इसी तरह से वेजेज आर ड्यू फॉर ₹5,000, ये जो है ड्यू है, जो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम लोगों ने इसे रिकॉग्नाइज किया है। सैलरीज को हमने एडवांस दे रखा है 10,000 का, ये भी ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमने रिकॉग्नाइज किया है। तो ऐसे हर सारे पॉइंट्स को हमको कंसीडर करना है जब हम प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो इसे भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। अब कैसे करते हैं, आपको पहले से अगर पता है तो ठीक, नहीं तो आपको ये पता जरूर हो जाएगा कि हम हर एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसे हम एडजस्ट करने जा रहे हैं, यानी हर एडजस्टमेंट के लिए हम 2 जगह ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम आए हैं उनकी तो जर्नल एंट्रीज हो चुकी है, तभी तो वो लेजर के थ्रू यहाँ अपीयर हो रहा है। तो जो आइटम ट्रायल बैलेंस में नहीं है तो उसके लिए भी सबसे पहले हमें एंट्री करने की जरूरत है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट 2 आइटम तो एटलीस्ट आएंगे। तो ये 2 आइटम जब आएंगे तो उनका प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू द नेचर, यानी हमने सीखा है पहले कि ट्रायल बैलेंस में नेचर देखते हैं, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, इन सब नेचर को देखते हुए ही तो हम लोग बनाते हैं। तो जर्नल एंट्रीज करने के बाद जो 2 अकाउंट मिनिमम आएंगे
उन दोनों को अकॉर्डिंग टू नेचर, मतलब नॉमिनल, रियल और पर्सनल को देखकर हमें यहाँ पोस्ट करना है, तो एटलीस्ट 2 जगह तो हो ही जाएंगे। कभी कभी किसी एडजस्टमेंट में हमें 3 आइटम आ जाते हैं, 3 अकाउंट अपेयर हो जाते हैं, तो हम लोग को 3 जगह प्लेसमेंट करना पड़ता है। तो ये 2 जगह हमें रखना नहीं है, बल्कि समझना है कि ये 2 जगह इसलिए आते हैं क्योंकि इसके लिए हम जनरल एंट्रीज बनाते हैं। तो चलो आज हम कुछ एडजस्टमेंट को सीखेंगे। यहाँ पर जितने पॉइंट्स है हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और एडजस्टमेंट कैसे होता है, सिंपली हर एडजस्टमेंट के लिए हमें जर्नल एंट्रीज बनाना चाहिए और जर्नल एंट्रीज का इफेक्ट हमें वहां दिखाना चाहिए। तो चलो, पहला है क्लोजिंग स्टॉक, हम इसे समझते हैं। देखो बच्चों, एडजस्टमेंट नंबर 1 में हम क्लोजिंग स्टॉक की बात करेंगे। आपको मैंने बताया, ऐसे तो क्लोजिंग स्टॉक वाली जो कॉन्सेप्ट है हमने पहले वाले वीडियो जो विदाउट एडजस्टमेंट का मैंने बनाया था उसमें करके दिखाया हुआ है, फिर भी आज हम इसकी डिस्कशन करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम, चूंकि ये एडजस्टमेंट का पार्ट अगर है तो कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर भी रहता है, उसकी बात भी अभी हम करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक अगर बाहर में है तो सबसे पहले वी नीड टू पास जर्नल एंट्री फॉर दिस। क्या होता है इसकी जर्नल एंट्री? तो बच्चों, इसकी जर्नल एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो पहले तो ये एंट्री की हम समझ बनाते हैं। देखो होता क्या है कि मान लिया जाए हमने 1 लाख का परचेजेज किया है और हम उसे सेल कर रहे हैं, लेकिन उस 1 लाख के जो गुड्स हैं उसमें से हमने 80,000 का गुड्स को बेच दिया, 20,000 के बच गए। तो ये 20,000 का जो गुड्स है जो बच गए, ये तो मेरा एक्सपेंस में नहीं आना चाहिए। हमने परचेज जब किया था तो परचेज डेबिट हमारा 1 लाख से हो रहा था, लेकिन उसमें से 20,000 के गुड्स अगर बच गए हैं तो परचेज जो हमारा नेट एक्सपेंस है वो 80,000 का है, और उस 80,000 का नेट एक्सपेंस को ही वी हैव टू कंपेयर विद द सेल्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो अब क्या है कि हमें 1 लाख का एक्सपेंडिचर को 20,000 से कम करने के लिए परचेज का बैलेंस कम करना होगा, और परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, उसे कम करने के लिए हमें क्रेडिट करना होगा, तो हम इसे क्रेडिट कर देते हैं। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारा सेल नहीं हो पाया तो ये मेरा एक्सपेंसेस नहीं बनता है और ये हमारा रियल अकाउंट बन जाता है। तो इसीलिए रियल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, क्योंकि हम बिजनेस में उसे इन करते हैं, एक तरह से अकाउंट फॉर करते हैं। तो हमारे ये एंट्री बनता है। ये मान लो सपोज ये 20,000 का है। अब बच्चों ये 20,000 का जो है, अब ये क्लोजिंग स्टॉक तो है रियल अकाउंट, तो इसे हमें कहाँ शो करने पड़ते हैं? असेट में शो करने पड़ते हैं। ये है हमारे नॉमिनल अकाउंट। तो आपको पता है कि हर नॉमिनल अकाउंट को ईयर के एंड में हम क्लोज कर देते हैं, आइदर इन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकॉर्डिंग टू द नेचर। तो यहां परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, दिस हैज टू बी क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इनटू ट्रेडिंग अकाउंट बिकॉज इट्स ए डायरेक्ट इन नेचर। तो हम परचेज अकाउंट को फर्दर क्लोज करने के जब ट्रांसफर करेंगे तो ये क्रेडिट है, उसको डेबिट करना पड़ता है, और जिसमें ट्रांसफर कर रहे हैं वो अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है। अब आप इस सेकंड वाली एंट्री को देखो और फर्स्ट वाली एंट्री को देखो, तो आपको देखने में लग रहा है कि ये परचेज यहाँ क्रेडिट है और यहाँ डेबिट है। इसका मतलब है इन दोनों को अगर हम मर्ज कंबाइन करेंगे तो you'll फाइंड कि ये कैंसिल हो गया और आंसर फाइनली ये डेबिट और ये क्रेडिट है। तो आपको जनरली बुक में ये देखने को मिलेगा, ये एंट्री देखने को मिलेगा, डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो अभी है उसमें भी हमने क्लोजिंग स्टॉक को लिखा है 20,000 से, तो यहां पर हम ये एंट्री पास करते हैं 20,000 का। तो आपको पता हुआ कि ये फाइनल एंट्री निकल के कहां से आया? पहले तो ये एंट्री बना, उसके बाद ये ट्रांसफर हुआ, इन दोनों को कंबाइन की तो ये एंट्री आया। और ये फाइनल एंट्री को जब हम फाइनल अकाउंट में प्लेस करेंगे तो क्या करते हैं, इस एंट्री में ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट है और चूंकि हम इसका लेजर बना रहे हैं तो उसके क्रेडिट में हम लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पर जो बाई क्लोजिंग स्टॉक अभी तक आप जो सीखते आए हैं वो इसी के वजह से होता है। दूसरी बात वो इसकी वजह से होता है। दूसरी बात, इस एंट्री में क्लोजिंग स्टॉक डेबिट है एंड इट्स ए रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट को हमें क्लोज नहीं करना होता, इट इज सिंपली टू प्लेस इन बैलेंस शीट। क्योंकि ये डेबिट है तो बैलेंस शीट के असेट में ये आएगा, तो हम इसे बैलेंस शीट के असेट में लिखते हैं।
तो बच्चों, आपको तो मैंने ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी दे रखा है, फिर भी हम इसे रिपीट कर रहे हैं सो दैट कि आपको ये बातें समझ में आए। तो यहां तक हमने अभी ये बात समझा, क्लोजिंग स्टॉक को हम वहां लिखते हैं, इस एंट्री को समझे। नाउ कभी कभी यू विल फाइंड कि क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रायल बैलेंस में है। ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में होने का मतलब है कि हमने ऑलरेडी एंट्री पास कर ली है। कौन सा? ये वाली, नॉट दिस। तो ये एंट्री जो है हमने ऑलरेडी पास की है, तभी तो ट्रायल बैलेंस में इसकी डेबिट बैलेंसेस शो हो रहे हैं और परचेज अकाउंट से हमारे पैसे माइनस हो चुके हैं। इसका मतलब यही होता है। बच्चों लोग, आप लोग में से ज्यादातर लोग इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ याद करके रखते हैं और बोलते हैं कि अगर क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है ट्रायल बैलेंस, तो ये एंट्री में क्लोजिंग स्टॉक डेबिट में है और ट्रेडिंग अकाउंट में ऑलरेडी चला गया है। कैसे चला गया है? अभी तो हम ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट तो बना नहीं है। ट्रायल बैलेंस पहले बनता है ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में कहां से चला जाएगा? अगर आपने ये एंट्री पास किया तो फिर इसके भी लेजर के डेबिट में, यानी कि ये भी डेबिट में शो होना चाहिए और ये भी क्रेडिट में शो होना चाहिए ट्रायल बैलेंस में। कभी आपने नहीं देखा होगा कि ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में ट्रेडिंग अकाउंट लिखा था। तो ये एंट्री की वजह से ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखता है, इस एंट्री की वजह से दिखता है। तो इस पॉइंट को आपको समझना चाहिए। एक बार इसकी भी स्क्रीनशॉट आप कर लो। यानी कि आपको एक बार और बता दूं कि यहां पर क्लोजिंग स्टॉक जो है इस एंट्री की वजह से हुआ है। परचेस से तो माइनस हो गया और इसका रियल अकाउंट है, तो हमें इसे सिर्फ और सिर्फ असेट में लिखना चाहिए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर में है और हमने ये एंट्री पास किया हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो डेबिट में दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू नेचर रियल अकाउंट है, तो इसे क्लोज करने की जरूरत नहीं, इसे प्लेस करने की जरूरत है बैलेंस शीट में। तो ये आपको असेट में सिर्फ जाएगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट करो। नाउ अब वापस आते हैं और अपने इस कंसेप्ट को, इसके स्क्रीनशॉट आप सबसे लास्ट में करना, जब हम इन सब की प्लेसमेंट यहां दिखा देंगे तब। अभी मेरा नेक्स्ट आइटम है वेजेज इज ड्यू फॉर ₹5,000। आपको मालूम है वेजेज एक एक्सपेंस है और ये 5,000 से ड्यू है, लेकिन चूंकि इस ईयर का एक्सपेंस है, अकॉर्डिंग टू एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट, हमें इस एक्सपेंसेस को भी अकाउंट फॉर करना चाहिए। क्योंकि हमने नहीं किया है तभी तो ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि सबसे पहले जर्नल एंट्रीज पास करनी होगी। वेजेज ड्यू यानी एक्सपेंसेस ड्यू है, तो हमारी एंट्री बनती है वेजेज अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेज। देखो ये एंट्री मैंने करके रखा हुआ है कि वेजेज अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेज, ये बनता है। यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेड बट एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड का एंट्री हम बनाते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये एंट्री आप लोग पहले सीख चुके हो। अगर आपको नहीं मालूम है तो हमारे जर्नल एंट्रीज को, सारा वीडियोस को आपको देखना चाहिए। ये एंट्री होती है हमारे इस क्वेश्चन में। एक्सपेंसेस जो ड्यू है वो कितने का है? वेजेज 5,000 का है। तो हम अपनी एंट्री में ये पास करेंगे वेजेज अकाउंट डेबिटेड 5,000 टू आउटस्टैंडिंग वेजेज 5,000। नाउ वी हैव टू सिंपली फाइनल अकाउंट में अकाउंट फॉर करना है। कैसे करेंगे? वेजेज नॉमिनल अकाउंट है और डेबिट में है, तो इसे हमें ट्रांसफर करने की जरूरत है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट को हमें क्लोज करना है, ट्रांसफर करने की जरूरत है ट्रेडिंग या पीएल में। तो चूंकि डायरेक्ट नेचर का है तो ट्रेडिंग में करेंगे। तो ट्रेडिंग में ट्रांसफर करने के लिए हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेज अकाउंट, ये एंट्री करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ये जाएगा 5,000। इज दिस क्लियर? चूंकि ये भी डेबिट है और पहले से हमारा एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उसमें भी वो डेबिट है, वेजेज 25,000 से, तो ये दोनों डेबिट है, तो इसीलिए दोनों को हम एक साथ अटैच करके यानी ऐड करके लिखेंगे। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा और चूंकि आउटस्टैंडिंग वेजेज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को हम लायबिलिटीज में शो करते हैं, तो ये आउटस्टैंडिंग वेजेज का जो हम शो करेंगे बच्चों, वो कैसे करेंगे? यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले तो हम वेजेज, आपको यहां पर लिखा हुआ है वेजेज 25,000, तो ये वेजेज को तो हम यहां लिखेंगे और साथ में वो 5,000 का जो वेजेज है जो हमने आउटस्टैंडिंग है उसे भी हम ऐड करके लिखेंगे। ऐड, हम नेमिंग के लिए आउटस्टैंडिंग वेजेज लिखेंगे और फाइनली यहां पर 30,000 लिखेंगे। और जो दूसरा है
ये तो हमने इसके लिए किया। अब दूसरा आउटस्टैंडिंग वेजेस, दिस इज अ पर्सनल अकाउंट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट वी राइट इन द लायबिलिटी साइड। तो हम लायबिलिटी साइड में फिर यहां पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो इस तरह से बच्चों हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते समय हर एडजस्टमेंट को देखते हैं, उसकी जनरल एंट्री पास करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू नेचर हम प्लेसमेंट करते हैं। चलो नेक्स्ट आइटम है हमारा सैलरीज आर प्रीपेड फॉर ₹10,000। हमने सैलरी ऑलरेडी पेमेंट कर रखा है यहाँ पर 40,000 का, लेकिन ईयर के एंड में चूंकि सैलरी हमने पेमेंट दिया है 40,000 का, एंट्री रिकॉर्ड हो गया है, सैलरीज डेबिटेड हो गया है, सैलरीज का डेबिट बैलेंस हमारा क्रिएट हो रहा है। ईयर के एंड में वी फाइंड कि नहीं, ये जो सैलरी 40,000 है इसमें से 10,000 हमने नेक्स्ट ईयर के लिए पेमेंट कर दिया है। एक्रुअल बेसिस बोलता है कि इस साल के रियल एक्सपेंडिचर जो है एक्चुअल एक्सपेंडिचर को हमें शो करने चाहिए। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर तो हमारे 40,000 से 10,000 कम है, यानी 30,000 है। तो हमें यहां पर 40,000 नहीं बल्कि 30,000 दिखलाना चाहिए। अब बात करते हैं, क्योंकि ये पार्ट आपका एडजस्टमेंट में है तो हम इसका जर्नल एंट्रीज क्या बनाते हैं सैलरीज का, तो आपको दिखाते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे सैलरीज पेड हुआ है ना, तो इसके लिए जो एंट्री बनता है, आई थिंक कि आपको सारी जर्नल एंट्रीज आती है, और अगर नहीं आती है तो बच्चों अभी भी आप हमारा इस क्लास में जब हम जर्नल एंट्रीज के थ्रू ये सब पढ़ा रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसके लिए एंट्री हम लोग ये करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस, और जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या है, सैलरीज प्रीपेड है तो वी विल पास एंट्री प्रीपेड सैलरीज अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू सैलरीज अकाउंट 10,000। तो पहले तो हमने एंट्री पास कर लिया, अब हमें इसे अकाउंट फॉर करना है फाइनल अकाउंट में। प्रीपेड सैलरी ये है हमारा पर्सनल अकाउंट, एंड यू नो पर्सनल अकाउंट का डेबिट साइड वी प्लेस इन द असेट साइड, तो ये हमें असेट में लिखना है। सैलरीज क्रेडिट है और हमारा क्वेश्चन में सैलरी डेबिट है, तो डेबिट और क्रेडिट सैलरी इन दोनों को जब हम एक साथ रखेंगे तो हमारे ये 10,000 सैलरीज कम हो जाएगा। तो वही चीज हमें वहां पर दिखाना है। पहला तो बात है कि प्रीपेड सैलरीज को हमें बैलेंस शीट के एसेट में लिखना है, बिकॉज वो पर्सनल अकाउंट है रिप्रेजेंटेटिव, तो उसे पहले तो हमें यहां लिखना है। दूसरी बात है, जो सैलरीज हमें नॉमिनल अकाउंट ऑलरेडी यहां पर दिख रहा है 40,000 का, तो ये सैलरी को हम यहां पर तो लिखेंगे, लेकिन वो वाली सैलरी चूंकि एंट्री में वो डेबिट नहीं है बल्कि क्रेडिट है, इसीलिए ये इससे माइनस हो जाएगा। एंड फाइनल अमाउंट हम 30,000 वी विल शो इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे लेस प्रीपेड सैलरी। तो इस तरह से बच्चों हम लोग एंट्री कर रहे हैं। आप ये दोनों वाला एक बार आप ये दोनों जो है आप स्क्रीनशॉट कर लो। तो ये आपने कर लिया, इसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं, सॉरी, आप इसके स्क्रीनशॉट कर लो एक बार। ना तो इस तरह से हमने अभी 3 एडजस्टमेंट को फाइनल अकाउंट में एकोमोडेट किया है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट, रेंट ₹10,000 इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। यहां रेंट इनकम की बात है, यहां पर लिखा हुआ है रेंट 40,000 का इनकम है। यहां क्वेश्चन बोलता है कि रेंट ड्यू है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है 10,000, यानी कि ये जो रेंट आया है 40,000, एक्चुअली हमें 50,000 आने चाहिए था रेंट के नाम पर, लेकिन अभी ये आना बाकी है। तो ये इनकम जो आउटस्टैंडिंग है, इसके लिए हम क्या एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले इसे सीखेंगे, क्योंकि आपको हर चीज की एंट्री की समझ होनी चाहिए। एक्रूड इनकम बोलते हैं जो ऐसा इनकम जो ड्यू हो गया है लेकिन आया नहीं है, तो हम इसके लिए एंट्री तो पास करते हैं एक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम डेबिट टू इनकम अकाउंट, यानी ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ये पैसे नहीं आया मतलब ये पैसे आने वाले हैं, ये रिसीवर फ्यूचर रिसीवर है, तो ये पैसे आने वाले हैं और ये हमारा डेटर है, इसलिए डेबिट हो जाता है।
आपको ऐसे समझना पड़ेगा। जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें रेंट बाकी है आना, तो वी विल पास एंट्री आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू रेंट। रेंट चूंकि 10,000 का और बाकी रह गया है, हमारे पास सिर्फ इनकम 40,000 का शो हो रहा था क्वेश्चन में, 10,000 का और इनकम बढ़ता है हमारा तो 50,000 हो जाता है। तो रेंट क्रेडिट है और वहां भी रेंट क्रेडिट है। इन दोनों क्रेडिट वाले रेंट को एक साथ जब लिखेंगे तो एक साथ ऐड करके क्रेडिट में लिखेंगे। और ये चूंकि पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस को हम असेट में शो करते हैं। ठीक है, तो फिर हम अपने वो वाले क्वेश्चंस में आते हैं और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे बाई रेंट 40,000 एड आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000 और बाहर में लिखते हैं 50,000। ये तो हुआ रेंट को हमने अकोमोडेट किया क्योंकि एंट्री में आउटस्टैंडिंग रेंट डेबिट है और रेंट क्रेडिट है, तो रेंट जो क्रेडिट है उसका ट्रीटमेंट कर लिया क्योंकि रेंट हमारा इनडायरेक्ट नेचर का नॉमिनल अकाउंट है और इसीलिए वो ट्रांसफर होकर यहां आ रहा है, इसीलिए यहां ऐड हो गया। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट विच इज पर्सनल अकाउंट इन नेचर, डेबिट बैलेंस इसलिए असेट में हम शो करेंगे, तो यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000। तो इस तरह से हम लोगों ने इसे कवर किया है। अब बात करते हैं कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹10,000। यहां पर कमीशन इनकम है 5,000 का, लेकिन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बल इट इज फेल्ड कि इसमें से 1,000 कमीशन के पैसे हमें नेक्स्ट ईयर के बदले में आ गए, तो इस साल का रियल इनकम एक्रूअल बेसिस पर सिर्फ 4,000 है, तो हमें 4,000 ही यहां शो कर रहे हैं। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि हमें इसमें से माइनस कर रहे होंगे, तो हम लिखेंगे बाई कमीशन 5,000 लेस कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 और हम बाहर में दिखाएंगे 4,000 प्लस दूसरा जो हम काम करेंगे वो लायबिलिटीज में लिखेंगे। अभी हम एंट्री बना के दिखलाएंगे कि किस तरह से हम इसे लायबिलिटीज में लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। रिसीव्ड इन एडवांस। चलो बच्चों, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसके लिए जो जनरलिटी बनती है वो आती है इनकम अकाउंट डेबिटेड 1,000, सॉरी अभी तो अमाउंट उसमें लिखेंगे हम, टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। देखो आप ऐसे सोचो कि ये एंट्री कैसे पास हुआ है कि इनकम अगर हमने ज्यादा रिसीव कर लिया है, इसका मतलब जो इनकम शो हो रहा है अपने इस क्वेश्चन के हिसाब से 5,000, उसमें से 1,000 हमें कम करने हैं। आप मॉडर्न रूल्स याद करो, इनकम को घटाने के लिए हमें डेबिट करना पड़ता है, तो इसीलिए इनकम हम डेबिट कर रहे हैं। इन्हें अपना जो क्वेश्चन है उसमें इनकम हमारा कमीशन है, हमें कमीशन को 1,000 से कम करना है, इनकम को कम करने के लिए हम उसे डेबिट करते हैं। दूसरी बात है, ये इनकम जो अभी हमने एडवांस में रिसीव किया है इसकी सर्विसेज हमें बाद में देनी होगी, सो सर्विसेज इज ड्यू, यानी कि इट्स अ लायबिलिटी टुवर्ड्स द नेक्स्ट ईयर, इसीलिए हम यहां पर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस लिखते हैं। और अब हम अकॉर्डिंग टू द नेचर कमीशन इज ए नॉमिनल अकाउंट, इट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये इनडायरेक्ट इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। हालांकि हमारे क्वेश्चन में कमीशन है बट क्रेडिट में है और ये डेबिट में है, तो दो क्रेडिट और डेबिट दोनों को जब एक साथ लिखेंगे तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये 1,000 वो माइनस किए थे आपके सामने दिखाए थे। और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस इसलिए लायबिलिटीज में से होगा, तो जो मैंने करके दिखाया था वो इस एंट्री की वजह से हुआ था। तो बच्चों इसके पहले वाला भी स्क्रीनशॉट आप रखो और फिर ये वाले भी अभी कर लो। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 5 थे। अभी हम सबसे लास्ट एडजस्टमेंट की बात करेंगे
और वो है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट। अगर आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर देखा है, आपने किया हुआ है, तो आपको इसके लिए एंट्री भी पता होगा कि इसके लिए जो एंट्री पास करते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। हमारा जो अभी का क्वेश्चन है उसमें भी डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है कि मशीनरी पर चार्ज करना है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि मशीन 1 लाख का है और 10% उसके लिए हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो अपना जो एंट्री बनेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। जब हम इसे फाइनल अकाउंट में इस पॉइंट को जब लिखेंगे तो डेप्रिसिएशन एज इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट है और इनडायरेक्ट इन नेचर है, तो हमें इसे पीएल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना होगा क्योंकि इसे क्लोज करने की जरूरत है। तो फिर हम क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो पीएल अकाउंट के डेबिट में ही आ जाएगा। मशीनरी रियल अकाउंट है, इसे प्लेस करना होगा बैलेंस शीट के असेट में, क्योंकि मशीनरी हमारे क्वेश्चन में डेबिट में है 1 लाख का और अपने एंट्री में मशीनरी क्रेडिट है, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बच्चों आप इसके स्क्रीनशॉट कर लो और अब हम बात करेंगे कि इस क्वेश्चंस, इस एडजस्टमेंट का प्लेसमेंट किस तरह से हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करते हैं। देखो, चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ मशीनरी, इसमें डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है। डेप्रिसिएशन इज ए नॉमिनल अकाउंट, फर्दर इट इज नीडेड टू बी कैंसिल्ड दिस डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10,000, और अपने एंट्री में क्योंकि मशीनरी क्रेडिट हो रहा है तो असेट में जो मशीनरी का जो डेबिट बैलेंस है अपना, मशीनरी ये 1 लाख का और ये डेबिट है और अपने एंट्री में वो क्रेडिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, सॉरी, मशीनरी 1 लाख है, उसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 10,000 और ये 90,000 हम यहां लिखेंगे। अब जाके इस वाले क्वेश्चन का, दिस इज नॉट कंप्लीट क्वेश्चंस, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में हम कुछ एब्स्ट्रैक्ट, कुछ आइटम इंफॉर्मेशन डालें सो दैट कि हम आपको ये समझा पाए। हम अगले वीडियो में आएंगे और बात करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन को हम कैसे समझते हैं। फिलहाल आप इसकी स्क्रीनशॉट करो। अब तो बच्चों, अगर आपका विदाउट एडजस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है फाइनल अकाउंट का, तो इस चैप्टर में आपको ज्यादा परेशानी नहीं आने वाली। हालांकि मैंने देखा है बच्चों के साथ कि वो इस फाइनल अकाउंट में थोड़ी तकलीफ महसूस करते हैं, और चूंकि रट्टाबाजी हो जाती है ना बीच में कि इसको 2 प्लेसेस में करना, तो रट लेते हैं कि अगर ये केस होगा तो ऐसे करेंगे, अगर वो एक केस होगा तो वैसे करेंगे। लेकिन बच्चों, अगर आप रट्टाबाजी करोगे कुछ दिन के बाद आप भूल जाओगे, एग्जाम आएगा तो आपको अगेन एंड अगेन आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, सडनली भी आपसे एग्जाम, अगर सरप्राइज एग्जाम भी आपको देने पड़ते हैं, अगर कॉन्सेप्ट आपके पास है तो आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आपको ये चैप्टर को बहुत अच्छे से गो थ्रू करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग है इस चैप्टर का, तो पहले तो आप विदाउट एडजस्टमेंट वाला सारा पार्ट आप क्लियर कर लो। उसके बाद इसे शुरुआत से ही आप लगातार अपने नोट कॉपी पर नोट करते रहो, लिखते रहो, कॉन्सेप्ट को समझते रहो, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के साथ और समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा। कुछ और भी एडजस्टमेंट है जिसकी बात हम फिर करेंगे, यानी हम चाहेंगे कि जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी है उसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन करा ले, फिर एडिशनल और भी कुछ एडजस्टमेंट है जिसे हमें सीखनी है, तो उसे हम फर्दर के वीडियोज में लाएंगे। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।